हेलो स्टूडेंट्स। आज हम श्याम से बंधु प्रेम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। श्याम एक बच्चे का नाम है और बंधु मतलब भाई, प्रेम प्यार। तो श्याम से बंधु प्रेम इसका मतलब होता है कि श्याम का अपने भाई के लिए प्रेम। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसे मराठी में प्रस्तावना कहते हैं। हम मराठी में प्रस्तावना स्किप नहीं करेंगे। प्रस्तावना को समझना है क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखेंगे उसमें प्रस्तावना में से पार्ट्स लिखना है। तो हम इसके प्रस्तावना को समझते हैं। श्याम से बंधु प्रेम इसके लेखक है साने गुरुजी। उनका नाम पांडुरंग सदाशिव साने है और वे साने गुरुजी के नाम से बहुत फेमस है। साने गुरुजी का जन्म 1899 में हुआ और उनकी डेथ 1950 में हुई। साने गुरुजींनी कथा, कविता, कादंबऱ्या असे विपुल ललित लेखन तसेच वैचारिक लेखन केलेले आहे। साने गुरुजी मराठी के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और उन्होंने कथा मतलब स्टोरीज, कविता, पोएम्स, कादंबऱ्या मतलब नॉवेल्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की राइटिंग की है। उनकी बहुत सारी फेमस बुक्स हैं। उनमें से कुछ बुक्स के नाम यहाँ दिए हैं। श्यामची आई, धडपडणारी मुले, भारतीय संस्कृती, गोड गोष्टी, सुंदर पत्रे इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। श्यामची आई या पुस्तकातून हा पाठ घेतलेला आहे। यह चैप्टर जो है, यह लेसन श्यामची आई इस बुक से लिया हुआ है। अब इस चैप्टर में क्या है तो श्यामच्या मनात आपल्या लहान भावंडाविषयी, भावंड मतलब भाई, असलेला जिव्हाळा व प्रेम, जिव्हाळा अपनापन व प्रेम प्यार, तसेच आईने मुलांना दिलेली शिकवण, शिकवण मतलब टीचिंग, यांचे हृदयस्पर्शी वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। हृदयस्पर्शी वर्णन मतलब हार्ट टचिंग डिस्क्रिप्शन है। इस चैप्टर में क्या है तो श्याम के मन में, उसके दिल में अपने छोटे भाइयों के लिए, भावंडाविषयी मतलब छोटे भाइयों के लिए जो प्यार था, जो अपनापन और जो प्यार था, उसे यहाँ डिस्क्राइब किया है। इस चैप्टर में हार्ट टचिंग डिस्क्रिप्शन है जो मन को छू जाता है। इसके साथ साथ लेखक ने श्याम के आई ने, उसकी मम्मी ने बच्चों को जो टीचिंग दी थी, टीचिंग की अपने सिबलिंग से प्यार करना है, इसे भी यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को समझते हैं। मे महिन्याची सुट्टी संपवून मी परत दापोलीस शिकावयास गेलो। दापोली कोकण में एक गांव है। अब ये श्याम बोल रहा है। श्याम कहता है कि मई महीने की छुट्टी मतलब समर वेकेशन जो है वो ख़त्म हुआ और मैं फिर दापोली में पढ़ाई के लिए गया। इसका मतलब है कि वो दापोली में कहीं स्कूल में पढ़ता था। शाळा सुरू झाली, स्कूल स्टार्ट हुई। पावसाळाही सुरू झाला, पावसाळा रेनी सीज़न, स्कूल स्टार्ट हुई, रेनी सीज़न भी स्टार्ट हुआ। हमें पता है कि स्कूल जब जून में स्टार्ट होती है तो उस वक्त रेनी सीज़न भी स्टार्ट होता है। तप्त जमिनीला मेघ शांत होऊ लागले, बारिश शुरू हुई, रेनी सीज़न शुरू हुआ। तप्त मतलब हॉट, बिल्कुल गर्म। जमीनीला मेघ शांत होऊ लागले, गर्मी की वजह से जो ज़मीन थी, अर्थ थी, वो बहुत ज़्यादा हॉट हुई थी और उसे अब कौन ठंडा कर रहा था तो मेघ कर रहे थे, बादल कर रहे थे। बादलों में से पानी गिर रहा था और ज़मीन ठंडी हो रही थी। तापलेल्या जमिनीवर पाणी पड़े व कसा सुंदर वास सुटे। समर की वजह से, गर्मी की वजह से जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुई थी। तो जब उस हॉट ज़मीन पे पानी गिरता था, बारिश होती थी, तो उसकी बिल्कुल खुशबू आती थी। जब भी ज़मीन पे फर्स्ट बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो मिट्टी, तो उसमें से मिट्टी की खुशबू आती है और यहाँ वही डिस्क्राइब किया है। नवीनच पाऊस जेव्हा सुरू होतो तेव्हा मातीचा एक रम्य सुंदर वास सुटत असतो। गर्मी के बाद जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तो मिट्टी की एक अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। गंधवती पृथ्वी या वाचनाची त्यावेळेस आठवण येते। गंधवती पृथ्वी मतलब एरोमेटिक अर्थ, जिस अर्थ में से मिट्टी की खुशबू आती हो। फुलाफळात जो रस, जो गंध असतो, एक प्रकारचा स्वाद असतो, तो पृथ्वीच्याच पोटातला। वो कहता है कि फूल फल मतलब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसमें जो रस होता है, उसमें जो जूस होता है, रस मतलब जूस, जो गंध, जो खुशबू होती है, गंध खुशबू,
और जो स्वाद मतलब टेस्ट होता है वो अर्थ के अंदर की ही खुशबू होती है। श्याम सोचता है फ्रूट्स और फ्लावर्स में जो जूस, जो स्मेल, जो टेस्ट होती है वो अर्थ के अंदर की ही होती है। घरून दापोलीस येताना यावेळेस मी एक निश्चय करून आलो होतो। जब घर से दापोली के लिए श्याम आ रहा था तो उसने एक निश्चय किया मतलब उसने एक रेझोल्यूशन लिया, उसने कुछ सोचा था। सुट्टीत घरी असताना एके दिवशी लहान भाऊ नवीन सदऱ्यासाठी हट्ट धरून बसला। जब छुट्टी में समर वेकेशन में श्याम उसके घर पे था तो उसका एक छोटा भाई था। वो भाई एक नवीन सदऱ्यासाठी, नवीन न्यू सदरा शर्ट, उसके छोटे भाई को एक नया शर्ट लेना था और वो उसके लिए जिद कर रहा था। हट्ट धरून बसला, जिद करने लगा। त्यावेळेस त्याची समजूत घालताना आई म्हणाली, श्याम और उसकी फैमिली गरीब फैमिली थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उसका छोटा भाई जब जिद करे तो वो उसे अर्जेंट नया शर्ट खरीद के दे। तो उस छोटे भाई को श्याम की माँ समझा रही थी और समझाने के लिए उसने क्या कहा, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, रोजगारी होतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता नको हट्ट धरू। उसकी माँ क्या कहती है कि तेरे जो बड़े भाई हैं वो बड़े होंगे, क्योंकि वो भी छोटे ही थे, श्याम भी छोटा ही था, और रोजगारी होतील मतलब वो कुछ काम शुरू करेंगे, उनकी इनकम जनरेट होगी, और उसके बाद 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील मतलब जब उसके बड़े भाई काम शुरू करेंगे तो उसके 6 महीने के बाद, 6 महीने नहीं, 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स के बाद तुझे नया शर्ट लेके आएंगे, शिवतील स्टिच करके लाएंगे। अभी तू जिद नहीं करना, नको हट्ट धरू मतलब अभी तू जिद नहीं करना। मित्रांनो, माझ्या लहानपणी कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। श्याम कहता है कि मैं जब छोटा था तब कपड्यांचे बंड फार माजले नव्हते। बंड माजले नव्हते मतलब अलग अलग टाइप के कपड़े पहनने का इतना ट्रेंड नहीं था। आम्हाला कोट माहीतच नव्हता। वो कहता है कि हमें तो कोट क्या होता है ये भी पता नहीं था, क्योंकि इसमें बताया है कि श्याम एक गरीब घर का बेटा था। कित्येकदा सदराही 2 वर्षांनी नवीन मिळायचा। वो बोलता है कि हमें तो कोट तो पता ही नहीं था। तो कई बार तो ऐसे होता था कि सदरा मतलब शर्ट ही हमें 1 साल या 2 साल के बाद नया शर्ट मिलता था। थंडीच्या दिवसात धोतर चौघडी करून गळ्याशी बांधून शाळेत जावयाचे। जब ठंडी होती थी तो वो लोग धोतर एक कपड़ा होता है, उसे धोती कहते हैं। धोती को फोल्ड करते थे, चौघड़ी मतलब 4 फोल्ड करते थे उसे, धोती को 4 फोल्ड करते थे और उसे गले में बांधकर शाम स्कूल में जाता था ठंडी से बचने के लिए। मफलर नहोते, ठंड से बचने के लिए उसके पास मफलर नहीं था। जैकेट नहोती, गरम कोट नहोता, उसके पास गरम कोट, जैकेट, मफलर कुछ नहीं था। तो वो धोती को ही अपने गले से लपेट कर ले जाता था। माझ्या धाकट्या भावाचा सदरा फाटला होता। अब वो बोलता है कि मेरा जो छोटा भाई था उसका शर्ट फटा हुआ था। आईने त्याला 2-3 गाबड्या लावल्या होत्या। गाबड्या मतलब पैचेस। उसके छोटे भाई का शर्ट फटा हुआ था तो उसकी मम्मी ने उसके शर्ट पे 2-3 पैचेस लगाए हुए थे। आपल्या भावास नवीन कपडा शिवून न्यावयाचा असे मी ठरवून आलो होतो। तो श्याम ने अपने घर से दापोली को आते वक्त क्या सोचा था, तो भाई को मैं नया कपड़ा सिलाकर लेकर जाऊंगा, परंतु पैसे कोठून आणायचे। अब उसने सोचा तो सही कि मैं शर्ट तो सिलाऊंगा, पर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। माझे वडील कोर्ट कचेरीच्या कामास दापोलीस येत। श्याम कहता है कि मेरे डैडी जो थे वो दापोली को आते थे, वो कोर्ट के काम से दापोली में आते थे और दापोली में श्याम पढ़ाई के लिए रहता था। वो दापोली की स्कूल में पढ़ता था। वडील दापोलीस आले म्हणजे आणा 2 आणे मला खाऊला म्हणून देऊन जायचे। अब जैसे वो जब भी दापोली को आते थे तो शाम को कुछ पैसा देते थे, 1 आना या 2 आना। पुराने ज़माने में 1 आना 2 आना ये करन्सी थी। खाऊच्या पैशातील 1 पैसाही खाऊमध्ये न खर्चण्याचे मी ठरवले। खाऊचे पैसे मतलब उसे पॉकेट मनी देते थे। तो श्याम ने सोचा कि मैं उसमें से 1 भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। ज्येष्ठात आमची शाळा सुरू झाली। ज्येष्ठ हिंदू कैलेंडर में 3rd महीना होता है, ज्येष्ठ मंथ का नाम है। तो ज्येष्ठ महीने में इसकी स्कूल शुरू हुई। गणेश चतुर्थीला 3 महीने होते। गणेश चतुर्थी आने के लिए और 3 महीने थे। तेवढ्या महिन्यात या खाऊच्या पैशाचा रुपया भर जमला असता। उसके डैडी उसे जो पैसे देते थे एज अ पॉकेट मनी,
उसने सोचा कि मैं इसमें से कोई भी पैसा खर्चा नहीं करूँगा और जब तक गणेश चतुर्थी आती है तब तक इसमें 1 रुपया तो जमा हो जाएगा. गणेश चतुर्थीस धाकट्या भावास कोट किंवा सदरा शिवून न्यावयाचा असे मी मनात निश्चित केले. अब श्याम ने सोचा कि जब गणेश चतुर्थी के लिए मैं जाऊंगा तब अपने छोटे भाई के लिए एक शर्ट, सदरा या तो एक कोट मैं सिलाकर लेकर जाऊंगा. ध्येयावर डोळे होते. ध्येय मतलब एम. एम क्या था कि अपने भाई के लिए कोट या शर्ट ले जाना है. अब वो सिर्फ अपने एम के बारे में ही सोच रहा था. रोज़ पैसे मौजूद होतो. वो डेली पैसे काउंट करता था कि कितने जमा हुए हैं. गणेश चतुर्थी जवळ येत चालली. गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही थी. मज जवळ 1 रुपया 2 आने जमले होते और उसके पास 1 रुपया और 2 आने जमा हुए थे. गौरी गणपतीला नवीन कपड़े करतात. गौरी गणपती एक त्यौहार होता है, उसमें भी नए कपड़े सिलाते हैं. आपल्या गावातील मुलांना त्यांचे आई बाप नवीन कपडे शिवतील, परंतु माझ्या भावास कोण शिवेल. माझ्या भावाला मी शिवून देईल. अब वो सोचता है कि गौरी गणपति आने वाले हैं तो गांव में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें नए कपड़े सिला कर देंगे, पर मेरे भाई के लिए कौन सिलाएगा, क्योंकि उसके माँ बाप तो गरीब थे. तो वो सोचता है कि मेरे भाई को मैं नया कपड़ा सिला कर दूंगा. शिवून सिलाकर स्टिच करना. मी शिंप्याकडे गेलो. माझ्या भावाच्या वयाचा एक मुलगा मी बरोबर घेऊन गेलो. शिंपी मतलब टेलर. वो टेलर के पास गया और उसके भाई के एज का एक लड़का था, उसे साथ में लेकर गया. त्याच्या अंगाचा कोट शिवावयास मैं सांगितले. टेलर को उसने कहा कि इस लड़के के साइज का एक कोट सिला दो, क्योंकि वो लड़का शामू के भाई के ही एज का था और सेम फिजिक थी. 2 वार कापड़ घेतले. वार एक लेंथ का यूनिट है. उसने 2 वार कपड़ा लिया. अर्धा वार अस्तर घेतले. अस्तर मतलब लाइनिंग का कपड़ा. तो उसने कोट सिलाने के लिए 2 वार कपड़ा लिया और उसके अंदर लाइनिंग के लिए आधा वार, अर्धा वार मतलब आधा वार कपड़ा लिया. कोट तयार झाला. जवळच्या पैशात सारा खर्च भागला. अब उसका कोट रेडी हुआ और उसके पास जितना पैसा था 1 रुपया 2 आना, उसमें ही कोट बन गया. तो कोट हातात घेतला तेव्हा माझे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते. जब उसने कोट हाथ में लिया तो उसकी आँखों में आंसू आ रहे थे. डोळे अश्रूंनी न्हाले मतलब उसकी आँखों में आंसू आ रहे थे. वो आंसू खुशी के आंसू थे. मी घरी जाण्यास निघालो. मी ज्यांच्याकडे राहिलो होतो ते म्हणाले, पावसा पाण्याचा जाऊ नकोस, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. वो दापोली में किसी के पास रेंट पे रहता था. जल्दी से उसके भाई को कोट देना था तो वो घर जाने के लिए निकला था. जिनके पास रहता था उन लोगों ने कहा कि पावसा पाण्याचा, अभी इतनी बारिश हो रही है तो इतने बारिश में नहीं जाना, नदी नाल्यांना पूर आले असतील. रिवर्स को पूर मतलब फ्लड. रिवर्स फ्लडेड होंगे. पसईचा पर्या, सोंडेगरचा पर्या यांना उतार नसेल. पर्या मतलब एक स्मॉल स्ट्रीम या उसे नाला भी कहते हैं. पसई और सोंडेघर ये गांव के नाम है और वहाँ एक स्मॉल स्ट्रीम था. तो वो कहते हैं कि वहाँ तो पानी होगा ही, क्योंकि वहाँ स्लोप नहीं है, उतार नहीं है, स्लोप नहीं है, तो वहाँ पानी होगा, इसीलिए इतने बारिश में मत जा. आमचे एक वो बोलते हैं कि हमारा सुन और इतने बारिश में मत जा. पर्या मतलब स्मॉल स्ट्रीम, पसई और सोंडेघर ये गांव के नाम हैं. तो पसई और सोंडेघर यहाँ स्ट्रीम्स थे जिसे पानी आया था, जो और फ्लडेड हो रहे थे. मी कोणाचे ऐकले नाही. हृदयात प्रेम पूर आला होता. तो नदी नाल्यास थोड़ीच भीग घालणार. वो बोलता है कि मैंने किसी का नहीं सुना, क्योंकि मेरे मन में इतना प्यार उमड़ा था अपने भाई के लिए. तो वो प्यार इतना ज़्यादा था कि किसी भी नदी में या किसी स्ट्रीम में, रिवर में कितना भी पानी हो, किसी नदी नाले में कितना भी पानी हो, मैं उसकी केयर नहीं करने वाला था. नवीन कोट बांधून घेऊन मी निघालो. अब उसने नया कोट लिया और वो निकल पड़ा. पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो. चालण्याचे श्रमच वाटत नव्हते. वो बोलता है कि अगर मुझे पंख होते, अगर मुझे विंग्स होते तो मैं तो एकदम से उड़कर ही अपने भाई के पास चला जाता. उसे चलने की कोई तकलीफ भी नहीं लग रही थी. सुख स्वप्ना दंग होतो. वो अपने अच्छे ड्रीम्स में ही खो गया था. दंग होतो खो गया था. आईला किती आनंद होईल. अब वो सोच रहा था, वो डे ड्रीमिंग कर रहा था कि मैं जब कोट लेकर जाऊंगा तो उसकी मम्मी कितना खुश होगी. आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत में होतो. वो मन ही मन सोच रहा कि जब मैं कोट लेकर जाऊंगा तो देखकर माँ कितनी खुश होगी. एक नानेटी माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली. नानेटी म्हणून एक सापाचा प्रकार आहे. तिचा हिरवा रंग असतो. नानेटी एक सांप होता है जिसका कलर ग्रीन होता है. हिरवा रंग ग्रीन कलर होता है
और नानेटी यह साप जंप करते हुए चलता है. मला जरा भीती वाटली. अब सांप को देखकर इसे डर लगा. जपून चालू लागलो. अब मैं थोड़ा धीरे धीरे चलने लगा. पसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता. दुथडी भरून वाहने ओव्हरफ्लो हो रहा था. पसई का जो स्ट्रीम था वो ओव्हरफ्लडिंग हो रहा था. त्याच्या पाण्याला ओढ फार मतलब स्पीड. उसके पानी को बहुत स्पीड का था. काय करायचे. आईचे नाव घेतले व शिरलो पाण्यात. उसने सोचा कि मैं क्या करूँ. तो उसने क्या किया, उसकी मम्मी का नाम लिया और पानी में पैर रख दिया. हातात काठी होती. पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकायचे. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. अब उसके हाथ में एक काठी, एक स्टिक थी, एक लकड़ी थी. वो पहले लकड़ी आगे रखता था और उसके बाद फिर पैर रखता था. मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो. उस स्ट्रीम में पानी इतना फोर्स में आ रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे वो उसमें से बह कर जाएगा. परंतु कसा बसा बाहेर आलो. जैसे तैसे वो उसमें से बाहर आया. इतर नद्या नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला तो मला कसा बुडवेल. अब वो खुद ही बोल रहा है कि ये नाला, ये स्ट्रीम कैसा है, तो ये दूसरे नाले को, दूसरे स्ट्रीम्स को प्यार से मिलने जा रहा है. तो वो कहता है कि वो मुझे कैसा डुबाएगा, मुझे कैसा सिंक करेगा अपने पानी में. मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो. मैं तो अपने भाई को मिलने जा रहा था. जैसे ये नाला, ये स्ट्रीम किसी और स्ट्रीम्स को, नदी को मिलने जा रहा था, वैसे ही मैं अपने भाई को मिलने जा रहा था. तो वो मुझे अपने पानी में सिंक नहीं करेगा या डुबाएगा नहीं. त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो. मैं भी उस स्ट्रीम की इतना ही एक्साइटेड था. त्या नाल्याप्रमाणेच मी ही हृदय भरून घेऊन जात होतो. वो कहता है कि उस नाले की तरह ही मैं भी अपने मन में प्यार भर के जा रहा था. रस्त्यातील खडी वाली होती. सोयासारखे दगड पायांना खुपत होते. वो बोलता है कि रस्ते पर जो खड़ी थी, स्टोन्स थे, छोटे पेबल्स थे, वो ऊपर आए थे और वो सुई जैसे, मतलब निडल जैसा मेरे पैर को चुभ रहे थे. परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते. पर इसका ध्यान था उस पे. अंधार होण्यापूर्वीच घरी जाण्याची धडपड चालली होती. अंधेरा होने से पहले उसे घर पहुंचना था. परंतु वाटेतच अंधार पडला. फिर भी रास्ते में ही अंधेरा हो गया. कडाड कडाड आवाज़ गरजत होता. लाइटनिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी, तो उसकी कडाड कडाड आवाज़ हो रही थी. विजा चमचम करत होत्या. लाइटनिंग हो रही थी, विजा, लाइटनिंग. खळखळ पाणी वाहत होते. त्या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो. वो जा रहा था, लाइटनिंग हो रही थी, पानी बह रहा था. और पंचमहाभूत 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को कहते हैं, जिसमें वाटर, फायर, विंड, स्काई और अर्थ आते हैं. तो वो बोलता है कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ऐसे लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं और मैं उनमें से चल रहा हूँ. शेवटी एकदाचा मी घरी आलो. आखिरकार वो घर पे पहुँचा. ओलाचिम होऊन गेलो होतो. वो पूरा भीग गया था. ओलाचिम होना, भीग गया था. आई, मी बाहेरून हाक मारली. अब उसने बाहर से ही मम्मी को आवाज़ दी. हवेत फार गारठा आलेला होता. हवा बहुत ठंडी थी. गारठा, ठंड थी बहुत. वडील संध्या करत होते. संध्या मतलब शाम में जो प्रेयर करते हैं उसे संध्या कहते हैं. तो उसके डैडी शाम की प्रेयर कर रहे थे. वो आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी दिले होते. अब उसकी मम्मी ने कुछ कोयले जलाए थे सेगड़ी में और उसे दिया था, सेकने के लिए दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ठंड में से आया था. अण्णा आला. आई, अण्णा. धाकट्या भावाने दार उघडले. दोघे लहान भाऊ भेटले. उसके 2 भाई थे. दोनों भाई मिले. इतक्या पावसातून श्याम कशाला आलास? सारा भिजलास ना? आई विचारू लागली. अब उसकी मम्मी ने फिक्र से पूछा कि तू इतने बारिश में क्यों आया है? तू पूरा भीग गया है. सोंडे घरच्या पर्ह्याला पाणी नव्हते का रे? वडिलांनी विचारले. अब उसकी डैडी पूछते कि जो सोंडे घर गांव है, वहाँ जो स्ट्रीम है उसे पानी नहीं था क्या? हो, परंतु मी आलो कसा तरी, मी म्हटले. अब बोलता है कि हाँ, उधर पानी बहुत था, पर मैं जैसे तैसे आ गया. त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून. वडील म्हणाले. उसके डैडी बोलते हैं कि जो सोंडे घर का स्ट्रीम था उसमें एक औरत बह कर गई थी. बरे, ते कपडे काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली. उसकी मम्मी बोलती है कि तू गर्म पानी से, हॉट पानी से बात ले. मी आंघोळीस गेलो. धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले. गाठोडे, पोटली, कपड़े की पोटली. जैसे ही शाम बात लेने गया, उसके छोटे भाई ने उसकी जो कपड़े की पोटली थी वो निकाली. लहान मुलांना सवयच असते. छोटे बच्चों को तो आदत होती है. त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणले असेल. छोटे बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारे लिए शायद कुछ लाया होगा. परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार? वो बोलता है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए क्या लाऊंगा?
कोणता खाऊ आणणार, मैं क्या खाने के लिए क्या मिठाई उनके लिए लाऊंगा, कोणते खेळणे आणणार, कौन सा खिलौना कौन सा टॉय लेकर आऊँगा, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार, रंगीत चित्रांचे पुस्तक मतलब कलर्ड बुक्स। मैं गरीब हो तो वो कहता है कि मैं अपने भाइयों के लिए क्या लाऊंगा, ना मैं उनके लिए कुछ मिठाई ला सकता हूँ, ना खिलौने ला सकता हूँ, ना कलर्ड बुक्स ला सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले। अब उसके भाई को उस पोटली में कुछ मिला, त्यात कोट सापडला। उसे कोट दिखा, उसमें नवीन कोट। तो कोट नव्हता, ते हृदय होते, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। उसके भाई को वो पोटली में एक कोट मिला, नया कोट। अब वो बोलता है कि वो कोट नहीं था तो वो मेरा मन था, मेरा दिल था, उसमें मेरा प्यार था, प्रेम होते, मेरा छोटे भाई के लिए प्यार था। और उसके माँ ने उसे जो टीचिंग दी थी उसका वो फ्रूट था। टीचिंग क्या थी कि अपने छोटे भाइयों से प्यार करना है। अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, हा नवीन कोट कोणाला रे? धाकटा भाऊ कोट घेऊन मज जवळ येऊन विचारू लागला। छोटे भाई ने कोट लिया और आकर श्याम से पूछा कि यह कोट किसके लिए लाया है? मग सांगेन, घरात जा घेऊन। मी म्हटले, आई हा बघ कोट, हा काही अण्णाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय। होय आई? धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला। अब वो छोटा भाई जो था उसने कोट देखा, वो माँ को पूछता है कि क्या इसने ये मेरे लिए लाया है? आई ने कोरडे धोतर दिले, कोरडे ड्राय धोती दी। मी चुलीजवळ शेकत बसलो। आई म्हणाली, श्याम हा कोणाचा कोट? अब उसकी माँ पूछती है कि किसका कोट है? मोरू जोशांकडे का रे द्यावयाचा आहे? कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल। वडील म्हणाले, मोरू जोशी और काप ये कोई होंगे तो बोलते हैं कि क्या वहाँ देना है क्या? नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे। मैं म्हटले, उसके छोटे भाई का नाम पुरुषोत्तम था। वो बोलता है कि नहीं, ये मैंने अपने छोटे भाई पुरुषोत्तम के लिए लाया हूँ। पैसे रे कोठले, कोणाचे कर्ज काढलेस का फीचे दडवलेस? वडिलांनी विचारले। उसके डैडी ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए कोट के लिए? क्या तूने कर्ज निकाला है या फीस के पैसे से तू लाया है? तूने फीस नहीं भरी और कोट लेकर आया है। कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? आई ने कातर स्वरात विचारले। अब उसकी मम्मी थोड़ी सी स्टर्न हो गई और पूछ रही थी कि कोणाच्या पैशांना हात तर नहीं लावला, हात नहीं लावला मतलब किसी के यहाँ चोरी तो नहीं की है? आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत आणि फीचेही खर्चिले नाहीत। मी म्हटले। अब वो कहता कि नहीं, मैंने कर्ज नहीं निकाला है, चोरी नहीं की है और फीस का भी पैसा कोर्ट में खर्च नहीं किया है। मग उधार का शिवून आणलास? श्याम वडिलांनी विचारले। अब उसके डैडी बोलते हैं कि तूने उधार क्यों सिया है? उधार क्रेडिट पे क्यों सिला कर लाया है? भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणा देत असा, ते मी जमविले, गेल्या 2-3 महिन्यांचे सारे जमविले, त्यातून हा कोट शिवून आणला। वो अपने डैडी से कहता है कि आपने जो मुझे 1 आना 2 आना दिया था वो सब पैसा मैंने लास्ट 2-3 महीने में जमा किया है, कलेक्ट किया है और उसमें से यह कोट सिया है। आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन शिवतील कोट। वो कहता है कि माँ हमेशा कहती थी ना कि तेरे भाई बड़े होंगे और फिर तुझे कोट सिलाएंगे। मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा। अब बोलता है, मैंने तो सोचा था कि इस बार जब मैं आऊँगा तो मैं पुरुषोत्तम के लिए नया कोट लेकर आऊँगा। पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का? तुला होतो का मतलब तुझे साइज़ में बराबर फिट हो रहा है क्या, देख। मी म्हटले। वो पुरुषोत्तम को कहता है कि ये कोट पहन और देख कि तुझे साइज़ में बराबर फिट होता है क्या। अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही। आई बघ। पुरुषोत्तम ने कोट पहना और कहता है कि हाँ देखो, मुझे तो ये बराबर आ रहा है और इसके अंदर एक पॉकेट भी है, आतला खिसा पॉकेट है। अब मैं इसमें मेरी पेंसिल रखूँगा और मेरी पेंसिल कहीं खोएगी नहीं। पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला। वो अपने माँ को दिखा रहा था। मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गहिवर आला, इमोशनल हो गई। श्याम ने उसकी माँ को बताया था कि उसने कोट के लिए पैसे कैसे जमा किए हैं, तो ये सब सुनकर उसकी माँ बिल्कुल इमोशनल हो गई। ती म्हणाली, श्याम, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने मोठा आजच झालास हो। अब उसकी माँ कहती है कि तू तो एज से बड़ा नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। पैशाने मोठा नाहीस मतलब उसके पास बहुत पैसा नहीं था, बहुत रिच नहीं था। शिकून मोठा नाहीस मतलब उसके पास बहुत एजुकेशन भी नहीं था, अब तक एजुकेशन नहीं लिया था उसने। परंतु मनाने मोठा झाला, पर तेरा दिल बहुत बड़ा हो गया है। हेच प्रेम बाळानो,
पुढेही ठेवा या प्रेमावर कोणाची दृष्टी नको पडायला। वो कहती है कि आप तीनों भाइयों में ये प्यार है, ये प्यार ऐसे ही रखो, मतलब तुम लोगों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। वडिलांनी माझ्या पाठीवरून हात फिरवला, ते बोलले नाहीत। त्या हात फिरवण्यात सारे बोलणे झाले होते, साऱ्या स्मृति होत्या। डैडी ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ शाम के पीठ पर से हाथ फिराया और ऐसे लग रहा था कि उन्होंने जो हाथ फिराया उसमें ही वो सब कुछ कह गए।